Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Navodayan Classes 2020। दोस्तों आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है ईवीएस के बच्चों के लिए। ईवीएस की क्लास 5 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि अभी ईवीएस का आपका पैटर्न चेंज हो गया है और मेंटल एबिलिटी हाफ पार्ट में कर दिया है और ईवीएस हाफ पार्ट में कर दिया है, यानी कि एनवायरनमेंट स्टडी। तो इस ईवीएस के चैप्टर इस सिलेबस में आपके बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं अलग अलग, और उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि ईवीएस में ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि आएगा आपका बेसिक सा नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो हमारे इस चैनल में आपको हर प्रकार के हर तरीके से और सभी चैप्टर से रिलेटेड आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाई गई है हर क्लास में। तो हमारी पीछे क्लासें हो चुकी हैं जिसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और उसमें जितनी भी क्लासें हैं ना सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पीडीएफ बनाइए, इसका अपने हिसाब से तैयारी करिए। और अगर आप हमारे टेस्ट देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो कोचिंग ले नहीं पाते हैं, या उनके पास सुविधाएं नहीं हैं तो वो ले नहीं पाते हैं। तो हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, टेस्ट हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, तो आप इससे बेहतर जगह आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आइए चलते हैं इस क्लास की ओर। आज की क्लास का टॉपिक है रेसा, यानी कि फाइबर। रेसा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, ये हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। रेसा क्या होता है पहले तो ये हम देखते हैं, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में पहले उसका बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो चीज़ होती क्या है। तो रेसा क्या होता है? रेसा एक बहुत ही महीन, यानी कि बहुत बारीक बाल जैसी, जैसे आपके हेयर हैं, बाल हैं, उनके जैसी धागे जैसी संरचना होती है रेसा। यह कपड़े, वस्त्र, रस्सियाँ और अन्य सामान बनाने का सबसे बुनियादी कच्चा माल है। ठीक है, ये बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही पतला होता है, इससे हम कच्चा माल मानते हैं। और इससे हम अलग अलग चीज़ें जैसे कपड़े बनाने हो गए और रस्सियाँ बनानी हो गई। आप रेसा होता है ना, फाइबर की आपने वो प्लाईवुड होते हैं वो भी आपने देखे होंगे, जो हमारी छतों के ऊपर लगाते हैं, उसको हम फाइबर बोलते हैं। ग्लास फाइबर, ग्लास लगा हुआ है या ऐसा वैसा है ना, वो इसी का ही बना होता है। जैसे आपका टेम्पलेट दे सकते हैं इसका, मोबाइल का जो होता है ना ग्लास, जो उसको आप अगर देखोगे, उसको आप कभी ऐसा हो कि ख़राब हो गया हो तो उसको आप तोड़ना, उसको आप जैसे ही तोड़ोगे ना तो वो टूटेगा नहीं, वो मुड़ जाएगा। ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, और उसमें आप देखना पतली पतली सी है ना धारियाँ निकलेगी। तो वो किस चीज़ की होती है? वो रेसे की होती है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा उदाहरण आपके लिए है। ठीक है, रेसों को आपस में मोड़कर कताई, धागा, यार्न बनाया जाता है, और फिर उस धागे से बुनाई या क्रोशिया करके कपड़े या फैब्रिक तैयार किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है रेसा, इससे ये धागा बनाया जाता है, फिर कपड़ा बनता है। तो ये रेसा क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। ये पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कच्चा माल क्या होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आगे चलते हैं, रेसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। रेसों को कितने भागों में बांटा गया है? रेसों को उनके स्रोत सोर्स के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक रेसे यानी नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा आता है कृत्रिम यानी संश्लेषित रेसे, मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स, ये होते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक रेसे क्या होते हैं। ये रेसे सीधे प्रकृति या पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं। सीधे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या जानवरों से, पौधों से प्राप्त होते हैं, ये सांस लेने योग्य, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल जैव निम्नीकरण होते हैं। जो प्राकृतिक रेसे है वो सांस भी ले सकते हैं। जैसे पौधा होगा तो पौधा क्या होता है? सजीव होता है, निर्जीव नहीं होता है। पौधा सांस लेता है, ग्रोथ करता है वो। ठीक है, और एक आप मोबाइल देख लो, मोबाइल सांस नहीं लेता है, ना ही ये बड़ा होता जाता है। चेयर देख लो, चेयर भी कभी बड़ी नहीं होती है, ये निर्जीव चीज़ें हो गई है। ठीक है, तो ये होता है सजीव, जो सांस लेने हो, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल हो, जैव निम्नीकरण हो।
ये प्राकृतिक रेसे कहलाते हैं। कृत्रिम रेसे, कृत्रिम क्या होता है, जो मनुष्य के द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं या रासायनिक पदार्थों कोई भी केमिकल मिला के उसको बनाया जाता है। ये आमतौर पर अधिक मजबूत, टिकाऊ और सस्ते होते हैं, क्योंकि इनमें केमिकल मिलाया जाता है, नेचुरल चीज़ें नहीं होती है। इनको कभी भी हम बना सकते हैं, लेकिन पौधा होगा ना तो उसको लिए तो टाइम लगेगा, उसको बड़ा होने में, हर चीज़ करने में उसको पानी देना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, रेसे बहुत महीन होते हैं, इसलिए उन्हें मशीन की मदद से जोड़ा जाता है। बहुत ही बारीक बारीक होते हैं, उसको इंसान फेविक्विक से चिपका नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब आते हैं इनकी भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं प्राकृतिक के, जो प्राकृतिक है उनका हम देखते हैं। प्राकृतिक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पादप, सेल्यूलोसिक रेसे, प्लांट फाइबर, पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं, अलग अलग, जैसे पत्ती हो गई, जड़ हो गई, इनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये होते हैं पादप। दूसरा होता है जंतु, यानी कि प्रोटीन रेसे, एनिमल फाइबर, जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रेसा क्या क्या होता है। जैसे हो गया कपास, कपास का क्या होता है, पौधा लगता है, पौधा लगता है, फिर यहाँ पे फुट्टी होती है। ठीक है, इससे ये फटती है और रुई निकलता है, इसको हम निकालते हैं। कपास के पौधे के बीज ये बिनोले के रेशों से बनता है। और दूसरा होता है लिनेन, सन फ्लैक्स नामक पौधे के तने या बास्ट से ये निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूट, जूट का भी पौधा होता है, जूट के पौधे से, तने से यहाँ पे हमें रेशा मिलता है। दूसरा होता है कोयर, कोयर क्या होता है, नारियल के खोल यानी कि छिलके में जो बाल होते हैं ना, उनसे भी हम रेशा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राकृतिक। प्राकृतिक में भी पादप या जो पौधों से होता है वो। अब दूसरा आता है जंतु, यानी कि जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स, उनमें से किससे होता है? एक हो गया ऊन, ऊन किससे निकलता है? भेड़ की जो ऊपर होती है ना, बाल होते हैं, उनको ऊन बोलते हैं। बकरी की जो बाल होते हैं उसको भी ऊन बोलते हैं। खरगोश आदि के जो बाल होते हैं, इनसे जो होती है वो ऊन निकलती है। ठीक है, दूसरा हो गया रेशम। रेशम क्या होता है? एक कीड़ा होता है। रेशम एक कीड़ा होता है, उसको कोकून से प्राप्त प्रोटीन जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त प्रोटीन रेशा, जैसे वो आगे चलता है ना, वो जैसे वो मल मूत्र त्यागता है ना, तो उससे क्या आता है, रेशा बनता है। ये हो गया अपना प्राकृतिक। दूसरा होता है जो कृत्रिम था। कृत्रिम भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है पुनर्जनित रेशे और दूसरा होता है पूर्ण संश्लेषित रेशे। ठीक है, रीजनरेटेड फाइबर्स, और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। अब पुनर्जनित रेशे क्या होते हैं? प्राकृतिक पदार्थ जैसे लकड़ी का गूदा से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। ये क्या हो गया कि ये केमिकल है ना, इससे कैसे भी किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं इसमें। जैसे रेयन हो गया, इसे कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। यह लकड़ी के गूदे से बनता है, लकड़ी का जो अंदर का खोल होता है ना, उससे ये बनता है। ठीक है, और दूसरा होता है पूर्ण संश्लेषित में क्या आता है? नायलॉन। नायलॉन आपने देखा होगा कि रस्सी होती है, किसकी रस्सी है? नायलॉन की रस्सी है। यह कोयला, पानी और हवा से बनने वाला पहला व्यावसायिक रेशा है, बहुत मजबूत होता है ये नायलॉन का रेशा। ठीक है, और दूसरा होता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? यह एस्टर नामक रसायन की बार बार आने वाली इकाइयों से बनता है, बहुत लोकप्रिय रेशा है ये वाला पॉलिएस्टर। तीसरा आता है एक्रिलिक, इसे कृत्रिम ऊन, आर्टिफिशियल वुल भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऊन जैसा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए? याद करने जैसी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं रिमेंबर के तौर पे? प्राकृतिक रेशे प्रकृति से बनते हैं, कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। आप बहुत ईजी है। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति के द्वारा अपने आप जो बनते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, और जो कृत्रिम होते हैं जो मानव के द्वारा उल्टा पुल्टा काम करके जो बनाए जाते हैं। उल्टा पुल्टा करते हैं तो कुछ ना कुछ नया अपने जुगाड़ मिलता है। अगर वो काम का हो गया तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे किसी का उत्पाद हो गया है, ठीक है, वो हो गया है। जैसे नासा वाले रिसर्च करते हैं तो ये रिसर्च हो जाता है, कुछ नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेशे बहुत महीन और बाल जैसे होते हैं। रेशों को मोड़कर धागा और धागे से कपड़ा बनता है। प्राकृतिक रेशे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, कृत्रिम रेशे अधिक मजबूत, टिकाऊ और सस्ते होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत महीन होते हैं, बारीक होते हैं, बाल जैसे होते हैं, इनको मोड़कर धागा और धागे से कपड़ा बनता है। ठीक है,
और प्राकृतिक तरीके से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, यानी कि वो पेड़ पौधों से बनते हैं, ठीक है, और कृत्रिम वजह से अधिक मजबूत और टिकाऊ, सस्ते भी होते हैं। आगे चलते हैं तीसरा, हाँ, तीसरा जो भाग है, तीसरा क्या है, प्रमुख रेशों के विस्तृत गुण और उपयोग। अब रेसे जो है इनका क्या क्या गुण है और हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है, हम किस प्रकार से इनका रेशों का उपयोग करते हैं, तो इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। पहला हो गया कपास, कॉटन। इसके गुण क्या क्या है, कपास के गुण क्या क्या है, प्रॉपर्टीज हम देखें तो कपास बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही हल्का होता है और सांस लेने योग्य होता है। पानी सोखने की उच्च क्षमता वाला होता है। अगर आप जो रुई होती है उसको अगर पानी में भिगाओगे ना, आपको ये लगेगा कि जैसे ये बारीक बारीक है, रुई बहुत हल्का होता है, कैसे ये सोखेगा। अगर उसको पानी में आप भिगोगे तो वो भारी हो जाएगा, वो पानी को सोख लेता है, वो आमने सामने अपने जाने नहीं देता है, वो सोख लेता है। मजबूत और टिकाऊ होता है, इतना मजबूत होता है कि वो आमने सामने नहीं जाने देगा। गर्मियों में पहनने के लिए सबसे अच्छा यह ठंडक प्रदान करता है। अब वो पानी जब सोखेगा तो वो ठंडा ही होगा ना, जैसे उसको हवा लगेगी तो ठंडा लगेगा, ठीक है, तो वो कपड़े जो होते हैं कॉटन के वो ठंडे रहते हैं। हालांकि इसमें लोच, एलास्टिसिटी कम होती है और यह जल्दी सिकुड़ता और झुर्रीदार होता है। यानी कि अब वो पानी सोख लेगा, उसको हम निचोड़ेंगे ना, सिकुड़ेंगे तो उसको पानी तो गिर जाएगा, लेकिन वो उसकी क्या है, सलवटें आ जाएगी उसमें, वो फिर वो वैसा नहीं हो पाएगा जैसा पहले था। ये चीज़ होती है इसमें। इसका उपयोग क्या क्या होता है, इसमें हम टी शर्ट बना सकते हैं, जीन्स भी बना सकते हैं, अंडरवियर भी बना सकते हैं, और बिस्तर की चादरें जो होती है वो भी बना सकते हैं, तौलिए भी बना सकते हैं। ये जो पट्टियाँ होती है आपकी, जो ड्रेसिंग्स ये जो हम करते हैं, ये भी इनसे ही बनती है, कॉटन से ही। कपास पौधे के बीज बिनोले के रेशे से प्राप्त होता है, ठीक है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्या है, ऊन। ऊन का क्या गुण है और क्या क्या उपयोग है, ये हम देखते हैं। इसकी गुण, ये नरम होता है, गर्म होता है और उष्मा रोधक होता है। ये हम जो सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं ना, वो ऊन के पहनते हैं। हम बोलते हैं ना कि ऊन का होना चाहिए, ठीक है, जैकेट हो गया तो ऊन का होना चाहिए, तो वो चीज़ है। पानी सोखने वाला होता है, ये लचीला होता है और झुर्री रहित होता है, ठीक है ना। ऊन क्या होता है, पानी सोखने वाला, पानी को सोख लेता है, बहुत लचीला होता है और झुर्री रहित, यानी कि इसमें झुर्रियाँ नहीं आती है ऊन में, वूल में। यह आग प्रतिरोधी होता है, और मतलब आग इसमें नहीं लगती है। ध्यान रखें, गलत तरीके से धोने पर यह सिकुड़ सकता है। अब धोने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसमें ये सिकुड़ सकता है। इसका उपयोग क्या क्या है, स्वेटर हो गया, जो हम स्वेटर होते हैं वुलन की, जैसे हम बोलते हैं वुलन की स्वेटर देना। कोट हो गया है, मोज़े हो गए हैं, कंबल हो गया है, कालीन हो गया है, जो चटाई होती है वो, ठीक है। ये गर्म चीज़ें होती है, सर्दी में काम आती है हमें। ऊन प्राकृतिक रूप से गर्म रखता है, इसलिए सर्दियों में उपयोगी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। सर्दियों में ज़्यादातर हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्या कहता है, तीसरा नंबर है रेशम, सिल्क। इसके गुण क्या क्या है, ये चिकना होता है, बारीक होता है, अत्यधिक चमकदार होता है और हल्का भी होता है ये, ठीक है। जो रेशम होता है, रेशम का कीड़ा होता है, यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। यह बहुत मजबूत होता है, लेकिन गीला होने पर कमज़ोर पड़ जाता है। हर एक की खासियत है। हम देखते हैं कि ऊन तो है, सारी ऊन है, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है ऊन की। कोई ऊन रेशम का है, कोई वूल का है, ऊन है, और कुछ क्या है, कपास का भी है, कॉटन का भी है। तो हर चीज़ एक जैसी होती है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उनके गुण अलग अलग होते हैं, वो चीज़ें अलग होती है, ठीक है। यह गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में आरामदायक होता है। अब जैसे कॉटन हमने पढ़ा, तो वो क्या था, ओनली फॉर गर्मी के लिए ठंडक देता था, ठीक है। और वूल हमने ऊन जो पढ़ा था, वो सर्दियों के काम आता था, जो गर्म रहता था। लेकिन रेशम क्या है, सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए है, ठीक है। रेशम के कपड़े हम दोनों मौसमों के लिए पहन सकते हैं, वो बहुत आराम रहता है, उसमें सर्दी भी नहीं लगती है और गर्मी भी लगती है, दोनों तरीके से होता है। यह महंगा होता है और विलासिता यानी कि लग्जरी का प्रतीक माना जाता है। ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसके उपयोग क्या क्या है, शानदार कपड़े होते हैं, ड्रेस हो गई, टाई हो गई, लिंजरी हो गई, बेडशीट हो गई या पैरासूट हो गया, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेशम के कीड़े सिल्क वर्म के
कोकून से प्राप्त प्रोटीन रेशा कहलाता है, को रेशा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ आ गया। इसका सारांश क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं। रेशा फाइबर हो गया, इसको कताई करके धागा बनाया जाता है, फिर बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है, वो हम पहनते हैं। ये चीज़ें हो गई। और आगे चलते हैं। घ क्या है? लिनेन। लिनेन में क्या है, इसकी गुण क्या है? पानी सोखने की बहुत अधिक क्षमता है, यानी कि वो काफ़ी टाइम तक पानी ये सोख के रखता है। बहुत मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और पहनने में ठंडक वाला होता है, यानी कि ठंडा लगता है शरीर को। गर्मियों का प्रमुख कपड़ा है। परेशानी यह है कि इसमें लोच नहीं होती और यह बहुत जल्दी झुर्रीदार हो जाता है। हर किसी की अच्छाई है तो किसी की बुराई भी है। आप कितने भी अच्छे हो जाओ, लेकिन आप में एक ना एक तो बुराई ज़रूर ज़रूर होगी। ये इंसान की भी प्रवृत्ति है और बाकी हर चीज़ में ये होता है। ठीक है, ये जो फ्लेक्स का जो पौधा है, इससे हम लिनेन प्राप्त करते हैं। इसके उपयोग क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है? ग्रीष्मकालीन कपड़े बनते हैं, मेज पोस्ट बनता है, नैपकिन बनता है और असबाब, अपहोल्स्टरी यानी कि सोफ़ा जिसको हम बोलते हैं, ये बनता है। लिनेन कपड़ा पहनने में ठंडा और आरामदायक होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आप अगर कपड़े जो पहनते हो कहीं से लेते हो, तो ये चीज़ अगर आपको ध्यान होगी ना, तो वो आप उसको बोलोगे ना, तो वो फट से आप समझ भी जाओगे। कपड़े को देखने से, हाथ लगाने से पता चल जाएगा। वो भी सामने वाला भी हमें अच्छी क्वालिटी का अच्छा कपड़ा देगा, अगर हमें नॉलेज होगा इस चीज़ का कि मुझे कौन सा कपड़ा कब पहनना है। तो ये चीज़ आपके लिए भी, लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दोनों तरफ से देखा जाए तो। और आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को भी कपड़े दिला सकते हो अच्छे अच्छे, या उनको भी आप बता सकते हो कि ये चीज़ें ऐसी होती है, समझा सकते हो आराम से। और रडया क्या है, यानी कि 5वां नंबर नायलॉन का। नायलॉन क्या होता है? अत्यधिक मजबूत होता है और हल्का होता है और टिकाऊ होता है। नायलॉन की आपने रस्सी देखी होगी, ज़्यादातर रस्सियाँ ज़्यादा चलती है कि किसकी रस्सी है, कि नायलॉन की रस्सी है ये। ठीक है, बहुत चिकनी होती है एकदम। घर्षण प्रतिरोधी होता है, इसमें अच्छी लोच होती है। यह जल्दी सूख जाता है नायलॉन का, ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक का हो, वैसे नायलॉन का लगता है। इसका यूजेस देखें तो चटाई की रस्सियाँ होती है, देखो सबसे पहला रस्सियों का लिखा हुआ, रस्सियाँ होती है ज़्यादातर। तो बैग भी होते हैं और टाइट्रस भी होते हैं, मोज़े भी होते हैं नायलॉन के। नायलॉन बहुत मजबूत होता है, इसलिए चटाई की रस्सियाँ इससे बनाई जाती है। बहुत ही मजबूती का काम होता है इसमें। और देखते हैं, छठा नंबर है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में क्या होता है? मजबूत और टिकाऊ तो होता ही है, झुर्री रोधी भी होता है, यानी आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती है इसमें। धागा आप देख सकते हो जो गट्टी वाला होता है, जो जिसमें आप कपड़े सिलते हो। पानी सोखने की क्षमता कम होती है इसमें। ठीक है, रोज़मर्रा के कपड़े आप देख सकते हो, खेल कूद के वस्त्र देख सकते हो आप। कुछ भी, किसी भी प्रकार की जो सिलाई होती है, वो धागा पॉलिस्टर का भी प्रयोग होता है ज़्यादातर। और कम ही आपको नायलॉन का धागा दिखेगा इसमें कपड़ों में। घरेलू सामान जो होता है, आप कहीं पे भी आप टांका लगाते हो, ठीक है ना, सुई से या मशीन से लगाते हो, तो उसमें पॉलिस्टर का वो यूज़ किया जाता है। पॉलिस्टर झुर्री रोधी होता है, इसलिए धोने के बाद इसे इस्त्री करने की ज़रूरत कम होती है पॉलिस्टर में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जूट। जूट क्या होता है? जूट का एक पौधा होता है, ठीक है। ये पानी सोखने वाला होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन खुरदरा होता है, थोड़ा सा खुरदरापन कोर्स लगता है। इसमें बोरियां बनती है। अब ये बोरियां आप देख सकते हो, जूट की बोरियां होती है। वो क्या होता है, कपड़ा जो शरीर को कंफर्टेबल नहीं रहता है, वो थोड़ा सा चुभने लगता है। अगर हम जूट के कपड़े पहनते हैं तो जूट के भी कपड़े आते हैं, ठीक है ना, आपने पहने भी होंगे, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो जूट की बोरियां बनती हैं, थैले बनते हैं, रस्सियाँ बनती है और चटाई भी बनती है। चटाई भी आपने देखी होगी, बोरियां तो सब नहीं देखी होगी, तो ये जूट की होती है। जूट का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल सामान बनाने में किया जाता है। आजकल अब बोलते हैं कि प्लास्टिक का बैग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्लास्टिक बैन करो, तो उसकी जगह जूट का उपयोग करो। ये प्राकृतिक चीज़ें होती है, ठीक है। इसको ट्रिक से याद कैसे करें? याद रखने की ट्रिक है लीना पोजू। लीना पोजू में क्या है? लिनेन, नायलॉन, पॉलिस्टर और जूट। यहाँ पे आप देख सकते हो लिनेन, नायलॉन, पॉलिस्टर या जूट। इसको इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, हर रेशा विशेष गुणों के कारण अलग अलग उपयोग के लिए उपयोग होता है। ये हमने हर चीज़ देख ली है कि हर रेशा अपनी अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, अपनी अपनी अलग अलग गुणों के लिए जाना जाता है कि मेरे में क्या ऐसा हुनर है कि मैं वो लेने के लिए मजबूर कर दूँ इनको, ठीक है ना।
गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग, दोनों मौसमों के लिए एक अलग कपड़ा आ रहा है, ठीक है। और धागे के लिए अलग है, बोरियों के लिए अलग है, जूट अलग है, वो चीज़। अब चलते हैं आगे, चौथा पॉइंट क्या है, रेशे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया। जो हम आजकल कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनते हैं। हमारे पास एक धागा दे दिया है, अब आप में बोलेंगे कि इससे कपड़ा बनाओ, तो धागे से कोई कपड़ा बनता है क्या? लेकिन हाँ, कपड़ा बनता है। अब कैसे बनता है ये हमें अभी तक नहीं पता है, तो इसमें हम देखते हैं कि रेशे से कपड़ा कैसे बनता है। फाइबर टू फैब्रिक प्रोसेस। रेशे को कपड़े में बदलने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। इनके भी चरण होते होंगे, इनको धोना होता है, इसकी प्रेस होती है, इसको कुछ भी होता होगा, वो मशीनों में डालते हैं, फिर उससे वो एक दूसरे से जुड़ता जाता है रेशा, फिर वो कपड़े का निर्माण करता है। ऐसे चलिए इसका हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है, इसके क्या क्या चरण हैं। रेशा निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। रेशे को उसके प्राकृतिक या कृत्रिम सोर्स से अलग करना, यानी कि कपास का पौधा उग गया है, उससे रेशे को अलग करना पड़ता है। जैसे कपास के लिए कपास द्वारा बिनोना, अलग करना, जिनिंग करना। जूट के लिए तने को पानी से सड़ाना, रेटिंग करना, ये चीज़ें होती है। और याद रखने वाला क्या है, रेशा, रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, कताई से धागा, बुनाई, क्रोशिया से कपड़ा बनता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको है ना इसको नोट डाउन करना है अपनी। मैंने फर्स्ट क्लास से मैं बता रहा हूँ, जो डेली की क्लास देख रहा है और नए आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिल सके। उसको बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है, और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और कमेंट करें कि आपको कैसी क्लास लगी। बहुत कम कमेंट आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है ना। पहली क्लास में मैंने बताया था कि आपको नोट डाउन करना है, ईवीएस की एक नई कॉपी बनानी है। ये आपको अभी काम आएगी, आगे जीवन में भी आपके काम आएगी ये चीज़ें, क्योंकि ये जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये आपको काम आएगी और आगे आपकी छोटे अगर भाई बहन है तो उनको भी नवोदय की तैयारी करने के लिए काम आएगी, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ज़िले की नवोदय है या एक राज्य की नवोदय के लिए है, ये ऑल इंडिया, पूरे भारत की नवोदय के लिए नवोदय एक ही है, एक ही एग्ज़ाम होता है सभी का, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को देखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलते हैं कताई के ऊपर, ठीक है, स्पिनिंग। रेशों को आपस में मोड़ मोड़ कर एक लंबा मजबूत धागा बनाना, ये अगला सेकंड स्टेप है। जैसे ये धागा बन गया है, उसको जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ा सा धागा बनाया है। अब इसकी आती है बुनाई या क्रोशिया, वेविंग और नाइटिंग। धागे को कपड़े में कैसे बदला जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बुनाई, ताना बाना। पुराने ज़माने में ताना बाना करते थे, लेकिन आजकल तो मशीनें आ गई है, पहले हाथ से करते थे ये चीज़ें, ठीक है। एक इधर जाता था धागा, दूसरा इधर जाता था, ठीक है, फिर एक दूसरे के नीचे नीचे जुड़ता जाता था। बुनाई, करगे लूम पर 2 सेट धागों, ताना बाना को आप आपस में लंबवत फंसाते थे। क्रोशिया यानी कि बुनाई, एक ही धागे की लूप बनाकर कपड़ा तैयार करना, जैसे स्वेटर, ठीक है। एक ही धागा होगा, उसको ऐसे वैसे करते हैं, ताना बाना करते हैं। जैसे ताना बाना आपके दादा परदादा ने बुना होगा, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, और आज के ज़माने में अभी भी किसी के घरों में होंगे, बहुत कम घरों में होगा, लेकिन होगा ज़रूर, मैंने तो देखा है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं परिष्करण, इसका फिनिशिंग कैसे होती है। बने कपड़े को रंगना, छापना और उसे चमकदार या मुलायम बनाना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बाल्टी में कलर वगैरह डाल के उसमें सीधा का सीधा डुबो के और सीधा का सीधा सुखा देते हैं, ताकि उसमें कलर पड़ा रहे। यहाँ देख सकते हैं लूप बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे है अपना टॉपिक, कौन सा है, मिश्रित रेशे। अब जैसे एक तो हो गया, एक कलर का हमने धागा लिया, एक कलर का हमने बना दिया, एक कलर उसमें डाल के और कलरफुल की जगह एक ही कलर का बना दिया। अब होता है मिश्रित रेशे, यानी कि लाल भी ऐड कर दिया, ब्लैक भी ऐड कर दिया, वाइट भी ऐड कर दिया, सबको ऐड करके मिश्रित रेशे, ब्लेंडेड फाइबर्स कैसे बनते हैं। इसका उद्देश्य है हर रेशे के अच्छे गुणों को जोड़ना, खराब गुणों को कम करना होता है इसका। आधुनिक समय में अधिकांश कपड़े 2 से अधिक रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, एक ही कलर के भी कुछ लोग पहनते हैं, जैसे वाइट पहन लिया तो उसमें पूरा वाइट होता है, लेकिन कुछ लोग कलरफुल पहनते हैं। आजकल बहुत सारे चेक्स के भी आते हैं कपड़े, तो वो सारे कलरफुल होते हैं, तो वो कैसे मिश्रित रेशों से बनते हैं। अब आता है उदाहरण के लिए, पहला उदाहरण क्या है, पॉलीकॉटन। पॉलीकॉटन में क्या होता है, यह पॉलिएस्टर प्लस कपास का मिश्रण होता है। यह शुद्ध कपास से अधिक टिकाऊ और झुर्री रहित होता है, जबकि शुद्ध पॉलिएस्टर से अधिक आरामदायक होता है। दोनों को मिला लिया ना, तो वो चीज़ें हो गई है, ठीक है। मिश्रित रेशे कर दिए, इनको आपस में जोड़ दिया है, 2 रेशों को, जैसे जूट को भी जोड़ दिया,
साथ में और कपास को भी जोड़ दिया। 2 रेशों को जोड़ के आपस में बनाते हैं तो वो मजबूत भी रहता है, ठीक है, और उसमें आरामदायक भी रहता है, हर चीज़ होता है उसमें, ठीक है। इसके मिश्रित रेशों के क्या क्या लाभ है? अधिक टिकाऊ होते हैं बिंदु, झुर्री रोधी होते हैं, आरामदायक होते हैं, हल्के और लचीले होते हैं, कपड़ा ज़्यादा समय तक चलते हैं, कपड़े जल्दी सिलवटे नहीं पड़ते हैं, पहनने में अधिक आराम मिलता है, दैनिक उपयोग के लिए बेहतर, आप डेली रोज़मर्रा के लिए आप पहन सकते हो उसको, ठीक है। और दूसरा उदाहरण क्या है? टेरी वूल। टेरी और वूल, यह पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। इनको याद करना है, टेरी वूल किसे कहते हैं ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ऊन का और पॉलिएस्टर का मिश्रण करके बनाया गया है ये रेशा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिश्रित रेशों के कारण हमें बेहतर गुणों वाले कपड़े मिलते हैं। पॉलीकॉटन और टेरी वूल महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये 2 इम्पोर्टेंट उदाहरण थे। आप इन दोनों के मिश्रण को भी आप पहन सकते हो ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा, आरामदायक और ज़्यादा चलने वाला, ज़्यादा टिकाऊ कपड़ा मिल सके। और लास्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम संक्षिप्त सारांश में। मतलब एक ही सारांश क्या होता है, जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं ना उसमें से फाइनल जो होता है ना उसको हम देखते हैं लास्ट में हमें क्या इसका सारांश शीर्षक मिलता है कि उनको एक बार में ही कैसे पढ़ ले। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक रेशा कौन सा है? कपास है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 लाइनर क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, यानी कि MCQ जो आपके आते हैं उसमें सबसे पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए कि सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक रेशा कौन सा है? कपास हो गया, जूट हो गया, जैतून हो गया, ये 4 ऑप्शन दे दिए आपको, एक और दे दिया कोई ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें से आपका कपास हो जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक उपयोग होने वाला। सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है? सिल्क है। सबसे ज़्यादा मजबूत सिल्क का कपड़ा जो होता है वो मजबूत होता है, ठीक है, वो आप देखना। पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन सा है? ठीक है, ये कौन सा है? नायलॉन का है। संश्लेषित रेशा नायलॉन का है। इसे वर्ष 1935 में बनाया गया था। 1935 में नायलॉन को बनाया गया था, ठीक है। गर्मी और बिजली का कुचालक कौन सा है? ठीक है, गर्मी और बिजली का कुचालक कौन सा है? ये ऊन है। यही कारण है कि यह सर्दियों में गर्म रखता है, ठीक है ना, ये गर्मी पैदा करता है ऊन का कपड़ा। याद करने योग्य क्या है हमें? ऊनी कपड़े गर्मी और बिजली दोनों के कुचालक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव। इसके ऊपर पर्यावरणीय क्या प्रभाव पड़ता है? प्राकृतिक रेशे कपास, ऊन और रेशम जैव निम्नीकरण होते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे नायलॉन, पॉलिएस्टर गैर जैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेशन होते हैं और इन्हें विघटित होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि अगर नायलॉन का कपड़ा हम अगर कहीं फेंकते हैं तो उसको सड़ने में, गलने में, है ना, बहुत सारे साल लग जाते हैं। लेकिन जो कपास होता है, ऊन होता है, रेशम होता है, ये मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी जैसे ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी थी, ऐसे लगेगा, उसमें धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं। लेकिन नायलॉन और पॉलिएस्टर जो होता है ना, ये घुल मिलते नहीं हैं, ये वैसे के वैसे रहते हैं। अगर इसको कोई खा ले तो पेट के अंदर भी ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैव निम्नीकरण ये होते हैं और गैर जैव निम्नीकरण, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे, ये क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण होते हैं, और प्लास्टिक वगैरह गैर जैव निम्नीकरण होते हैं। जैसे मैंने जूट का अभी उदाहरण दिया था कि प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बैन का, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या होता है? ये गलता नहीं है या सड़ता नहीं है ये, ठीक है, बहुत सड़ता गलता है लेकिन इसको बहुत सारे साल लग जाते हैं। आपने देखा होगा पॉलीथीन वगैरह ऐसे उड़ती रहती है, बोतलें वगैरह ऐसे उड़ती रहती है, इनको वापस से रिसाइकिल करना पड़ता है, नहीं तो ये गलते नहीं है, सड़ते नहीं। प्राकृतिक रेशे पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं जबकि संश्लेषित रेशे प्रदूषण बढ़ाते हैं। ये अभी हम ये उदाहरण देख चुके हैं। कपड़ों का सांस्कृतिक महत्व क्या होता है? कपड़े केवल ढकने के लिए नहीं होते हैं बल्कि ये किसी व्यक्ति के धर्म, पैसे, जैसे डॉक्टर, वकील, पुलिस की वर्दी का समाज में उनकी पहचान को भी दर्शाते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, सिंपल कपड़े पहन के, लोअर टी शर्ट पहन के चल रहा हूँ, और दूसरा कोई एक साधारण इंसान है, मेरे जैसा इंसान है। इंसान तो सारे एक जैसे ही है, बस उनकी प्रकृति चेंज कर दी है भगवान ने अलग अलग बनाने के लिए, लेकिन सब सेम ही है। तो मैं भी साधारण इंसान हूँ और एक दूसरा कोई साथी है वो भी साधारण इंसान है, वो भी, हम दोनों जा रहे हैं। मेरा लोअर टी शर्ट पहना हुआ है और उसका पुलिस का वर्दी पहना हुआ है, ठीक है तो हम दोनों इंसान ही चल रहे हैं। लेकिन मेरे को कोई नहीं पूछेगा अगर कुछ होता है तो, लेकिन जो पुलिस में है उनको ज़रूर पूछेंगे,
कहीं अपराध हो जाता है तो उनको ज़रूर पूछेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ हुई है। क्यों पूछेंगे? उनकी कैसे पहचान हुई? उनकी ड्रेस से, ड्रेस कोड से, उनकी कपड़ों से पहचान हुई है कि ये पुलिस में है और मैं साधारण हूँ। ठीक है, अगर मैं वाइट कोट पहनता हूँ, डॉक्टर वाला जो होता है वो पहनता हूँ, तो मेरे को अगर हॉस्पिटल में जाऊँगा ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा पूछेंगे कि ये चीज़ बताओ, वो चीज़ बताओ, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और दूसरा कोई होगा ऐसे सिंपल लोअर टी शर्ट में, तो उसको नहीं पूछेंगे इतना। पूछेंगे, अगर कोई नहीं जवाब देता है तो उसको पूछेंगे कि भाई ये वाली गली कहाँ है, ये वाली क्लिनिक कहाँ है, ये पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर है ना, वो जो ड्रेस कोड में होते हैं ना, उनसे पूछते हैं, क्योंकि उनकी पहचान होती है कि ये हॉस्पिटल में है तो इनका वाइट कोट है, तो ये डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये कपड़ों की पहचान होती है। ठीक है, वकील होता है, ब्लैक कपड़े पहनता है तो उसको अंदर घुसने दिया जाता है कोर्ट में। साधारण इंसान सीधा नहीं घुस सकता है अंदर। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कपड़े हमारी पहचान और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। लास्ट है, इसका सारांश देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं उन्हें समझने की शुरुआत रेशों को समझने से होती है कि रेशे, कौन सा रेशे का हम कपड़ा पहन रहे हैं। कपास, ऊन और रेशम जैसे प्राकृतिक रेशे आराम और सांस लेने की क्षमता देते हैं, जबकि पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे संश्लेषित रेशे मजबूती और टिकाऊपन प्रदान करते हैं। यानी कि मजबूत तो ये होते हैं लेकिन ये आरामदायक नहीं रहते हैं हमारे लिए, शरीर के लिए। ठीक है, सांस लेने की क्षमता, यानी कि इसमें हवा आर पार नहीं हो सकती है। उनमें तो हवा आर पार हो जाएगी, नायलॉन में नहीं होगी। एक साधारण रेशे से कपड़ा बनाने की यात्रा, कताई, बुनाई, परिष्करण बहुत ही रोचक है। ये हमने देखा, रेशा, उसके बाद कताई होती है, फिर बुनाई होती है, फिर परिष्करण होता है, कलर वगैरह होके पूरा फाइनल इसको टचअप दिया जाता है। अगला पॉइंट है, आजकल अच्छे कपड़ों में अक्सर रेशों को मिलाकर ब्लेंडिंग एक ऐसा कपड़ा बनाया जाता है जिसमें सभी अच्छे गुण समाहित होते हैं। यानी कि मिश्रित जो होते हैं रेशे, सभी रेशों को मिला के हम जो कपड़ा पहनते हैं वो सभी के लिए आरामदायक होता है, टिकाऊ भी होता है और ज़्यादा भी चलता है। ये चीज़ें आजकल अच्छे चलने लगे हैं। ठीक है, हर रेशा अपने आप में महत्वपूर्ण है और सही रीति से उपयोग करने पर हमारे जीवन को सुविधाजनक और सुंदर बनाता है। अगर हम सही तरीके से यूज ना करें, सलवटें पड़ी हुई है उसको प्रेस ना करें या उसको सही जगह से टांगे ना, हैंगर में ना लगाएं, ऐसे ही फेंक दें, तो वो बाद में पहनने लायक नहीं रहता है। उसको सिस्टमेटिक तरीके से सही ढंग से रखेंगे, उनका कदर करेंगे, तो वो भी हमारी कदर करेगा। ब्लेंडिंग के क्या क्या लाभ होते हैं? मजबूती बढ़ती है, आराम बढ़ता है, झुर्रियाँ कम होती है और टिकाऊपन ज़्यादा होता है, टिकाऊपन बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमने मिश्रित वाला देख लिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी और आपके जीवन में भी ये काम आएगी, ये मैं पूरी आशा करता हूँ। और आपके जो टॉपिक है आगे के वो हम करते रहेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल और लाइक करें प्लीज़ और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।